बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बेलिबास किए जाने के वाक़े में पुलिस की जानिब से मुतासरा खानदान पर दबाव डाले जाने का इंकशाफ सामने आया है। चंद रोज कबल मुजफ्फरगढ़ के इलाका महमूद कोट में एक खातून को दिन दिहाड़े बेलिबास किया गया था। मुल्जिमान पूरी बस्ती के सामने खातून के कपड़े उतार कर ललकारते रहे कि हमने अपनी इज्जत का बदला ले लिया। 3 महीने की हामला खातून चीखती चिल्लाती रही, दुहाइयां देती रही, मगर ताकत के नशे में धुत मुल्जिमान ने पूरी बस्ती के सामने खातून जरीना बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया। यही नहीं बल्कि इसको बरहना किया गया, बल्कि मुल्जिमान जाते हुए मुतासरा खातून के कपड़े भी अपने साथ ले गए थे। इस दौरान खातून बरहना हालत में जाए वक़्फ़ पर पड़ी रही और लोग इसका तमाशा देखते रहे थे। इस वाक़े में 5 मुल्जिमान में से सिर्फ 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे, जबकि 3 मुल्जिमान ने जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली थी। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज हमने ये मामला अपने प्रोग्राम में भी उठाया था। जरीना बीबी और इनके चचा के अलावा DSP इजाज बुखारी जो थे वो भी हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी। गुज़श्ता रोज जब जरीना बीबी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी, वो अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती पर बात करना चाहती थी, मगर जब उनसे सवाल किया गया तो सवाल का जवाब वो नहीं दे पाई थी। दूसरी जानिब हमने DSP साहब से भी इस वाक़े और पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर मुल्जिमान ने जमानतें कैसे हासिल कर ली, कोताही क्यों हुई, RPO साहब को नोटिस क्यों लेना पड़ा। तो देखिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। हुई है DSP साहब, RPO साहब ने भी वाक़े का नोटिस लिया है, बरहमी का इजहार किया है, क्या जिम्मेदार अफसरान को हटाया गया अब तक? इसमें किस चीज की जिम्मेदारी मैडम? आप क्या इसमें पुलिस ने तो प्रॉपर अपना ड्यूटी फराइज सर अंजाम दिया। तो RPO साहब फिर नाजायज आपसे नाराज हो रहे हैं? RPO साहब किस बात पे आपको कहा गया है कि वो नाराज हो रहे हैं? RPO साहब ने तो इस वाक़े का नोटिस लिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इसमें तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। अगली बात जमानत के हवाले से है तो पुलिस जमानत के हवाले से कोई कमी नहीं। जी, मैं उसी हवाले से आपको बात कर रहा हूँ कि पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने भरपूर रेड किया मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। DSP साहब का इसरार था कि कोई कोताही हुई नहीं, कोई मसला है ही नहीं, सब अच्छा है, मगर इस हवाले से आज कुछ मजीद इंकशाफात हमारे सामने आया है कि आखिर जो DSP साहब हैं वो क्यों कन्नी कतरा रहे थे या फिर उनको क्यों लग रहा था कि कोई मसला है ही नहीं। मुतासरा खानदान की जानिब से 22 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई शिकायत में मुल्जिमान को बचाने के लिए पुलिस की जानिब से दबाव डाले जाने का एक इंकशाफ हुआ है। जी, इस दरखास्त में कहा गया है कि 15 अगस्त को DSP कोट अद्दू के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। थाना महमूद कोर्ट गए तो मुल्जिमान को रिलीफ देने के लिए दबाव डाला गया उन पर। जब बात नहीं मानी तो 5 घंटों तक थाने में बंद करके हम पर तशद्दुद किया गया। मुतासरा जरीना बीबी के मुकदमे में मुद्दई उनके वालिद ने दरखास्त में लिखा कि इंक्वायरी में धमकाया जाता रहा कि 3 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दो। खातून ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुल्जिमान से पैसा पकड़ लिया है, मेरी कोई भी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। इस सब के बाद पुलिस के रवैये और कंडक्ट पर संजीदा किस्म के सवाल जन्म ले रहे हैं। आखिर पुलिस की जानिब से मुतासरा खानदान की बजाय खातून को बेलिबास करने वाले मुजरिमान की वकालत आखिर क्यों की जा रही है? आखिर पुलिस क्यों 3 मुल्जिमान को बचाने के लिए मुतासरा खानदान पर दबाव डाल रही है? आखिर ये पुलिस एहलकार कौन है? इनके खिलाफ अब तक क्या कोई एक्शन भी लिया गया है या नहीं? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी SP इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरगढ़ जावेद अहमद खान साहब। जावेद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जावेद साहब, ये खातून के साथ एक इंतहाई अंधोनाक किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया है, लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक हैं, और वो ये कि जो एक मजलूम की उम्मीद होती है कि हम पुलिस के पास जाएंगे हमें इंसाफ मिलेगा, इस बुरे तरीके से उस उम्मीद को तोड़ा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है कि पुलिस में से ही कुछ लोग हैं जो उसको इस चीज़ के लिए दबाव डाल रहे हैं कि मुल्जिमान को जो है वो 3 मुल्जिमान का नाम निकाल दो, और फिर केस वापस लेने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें जो एक ये बात है कि ये जो वाकई इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, और इस पे जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंची। मैं खुद मौके पे गया, मैंने मुतासरा खातून का बयान तहरीर किया, इसका मेडिकल कराया और हमने इसका फौरी मुकदमा दर्ज किया। उसी वक्त हमने ये रेड करके ये जो 2 मेन मुल्जिमान थे, बिलाल, इकबाल और सैफल, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बकिया तीनों की गिरफ्तारी के लिए भी हमने सरतोड़ कोशिश की, लेकिन मौका देखने के दौरान, मेडिकल कराने के दौरान कुछ टाइम का आपको पता है लॉजिकल टाइम है कि टाइम लैप्स होता है। उस दौरान वो जो 3 मुल्जिमान थे वो स्किप हो गए। 2 जो मेन मुल्जिमान थे जिन्होंने ये सारा वाकया किया था उनको हमने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद फिर हमने उनसे जो वेपन थे, मोटरसाइकिल थे,
اور وہ جو کپڑے لڑکی کے اپنے ہمراہ لے کے گئے تھے وہ جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ سکپ ہو گئے یا پھر ان کو فیور دی گئی، بیکاز اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کی پولیس کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے۔ آج متاثرین کی جانب سے ان کا نام بھی لیا گیا ہے، وہاں چوکی کے ASI وغیرہ کا نام بھی لیا گیا ہے، اور کل جو DSP صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا نام بھی آیا ہے۔ تو آپ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا اب تک؟ ان اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ میم یہ جو ٹوٹل جو تفتیش تھی اس کو میں نے خود سپروائز کی ہے اور میں نے کوشش کی ہے اس میں کوئی لیپس نہ آئے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ واقعی انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن لکیلی جس جگہ یہ واقعہ آیا ہوا یہ ایک ڈانڈے والا جنگل ہے، یہ جنگل کراس کر کے ان کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ واقعہ ہوا وہاں بستی کے کوئی لوگ موجود نہیں تھے۔ اس کے میاں نے جب یہ واقعے کے فوری بعد وہ ملزمان فرار ہوئے تو میاں نے اپنے کپڑے جو ہے وہ اس خاتون کو اپنی بیوی کو پہنائے، اور ایک بڑھیا تھی وہ بھی چادر لے کے آ گئی۔ ان دو کے علاوہ فزیکلی وہاں کوئی بندہ فزیکلی نہیں تھا جس نے یہ واقعہ دیکھا ہو۔ پھر بھی ہم نے 354 الف کے تحت مقدمہ درج کیا جس کی سب سے زیادہ سزا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں ان ملزمان نے عبوری کیوں کرا لی، آپ اس میں بالکل تسلی رکھیں، پولیس نے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے لیکن وہ 3 نہیں ہوئے۔ جاوید صاحب بالکل میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، آپ صرف ایک سوال کا مجھے جواب دے دیجئے کہ اگر متاثرہ خاتون یہ الزام لگا رہی ہیں کہ پولیس میں کچھ ایسے لوگ ہیں، DSP صاحب کا انہوں نے نام لیا، جی چوکی کے ASI وغیرہ کا نام بھی انہوں نے لیا، تو کیا آپ اپنے ان اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا پھر کوئی انویسٹیگیشن ہی کرائیے کہ آخر کیوں اس عورت نے جو ہے وہ ان لوگوں کا نام لیا ہے، کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں ان کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ میم اس کی جو بیسک وجہ یہ ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہماری جو وکٹم ہے زرینہ بی بی، اس کا بھائی ہے عبد الوحید، اس نے یہ ہمارا یہ جو زرینہ بی بی کا وقوع ہے وہ 8 اگست کا ہے جی، اس کے بھائی عبد الوحید نے 27 جولائی کو جو دوسرا اب جو ملزم فریق ہے ان کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا مقدمہ درج ہوا۔ ہم نے اس پہ بھی پرومپٹلی رسپونڈ کیا کہ جس دن مقدمہ درج ہوا اسی دن عبد الوحید کو بھی ہم نے گرفتار کر لیا، اس کا DNA کرایا، چیزیں ریکور کرنے کے بعد جیل بھجوایا۔ اب 15 تاریخ کو ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی کہ یہ جو اب یہ وکٹم فریق ہے زرینہ فریق، یہ خود کوئی بڑا وقوع کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پہلے انہوں نے وقوع کیا، انہوں نے بدلہ لیا، اب یہ بھی بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، ہم نے ان کی انسدادی کارروائی کی۔ یہ صرف اطلاعات ہیں، سوری جاوید صاحب آپ کو کاٹ رہی ہوں، یہ صرف اطلاعات ہے یا آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی اس میں ہمارے پاس اسپیشل برانچ کی بھی رپورٹ آئی تھی اور یہ علاقے میں بہت زیادہ چل رہی تھی کہ انہوں نے بدلہ لینا ہے، تو ہم نے انسدادی کارروائی کی کہ کوئی اور بڑا وقوع نہ ہو جائے، کیونکہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ہم نے جب 15 تاریخ کو یہ انسدادی کارروائی عمل میں لائی، اس کے بعد اس کو ہائک دیا گیا۔ آپ دیکھیں 8 اگست کا وقوع ہے، میڈیا میں ہائک لے رہا ہے یہ 17 پہ آ کے، میننگ دیئر بائی کہ یہ جب 15 کو ہم نے انسدادی کارروائی عمل میں لائی اس کے بعد یہ سارا انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، یہ بیسیکلی ریئیکٹ کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہیں، کوئی کہانی بنائی جا رہی ہے، یعنی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ متاثرین کی طرف سے جو پولیس کے ساتھ ملے ہونے کا یا پولیس کے دباؤ ڈالنے کا، پولیس کی طرف سے جو دباؤ ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے وہ غلط ہے الزام؟ میم بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو آپ کی میڈیا آپ کی ہی توسط سے باقی تمام لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو 2 باقی ملزمان تھے بلال اور عبدالعزیز، ان کو بھی ابھی ہم نے گرفتار کر لیا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، ان کو بھی گرفتار کر لیا، جو تیسرے کے لیے بھی ہماری سرتوڑ کوشش جاری ہے۔ اس کو ہم نے کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا تاکہ ان کی داد رسی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی جاوید احمد خان صاحب، SP انویسٹیگیشن مظفر گڑھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور واقعی کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرے تھے۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جنسی زیادتی کے بعد خواتین ہوں یا پھر بچے ہوں قابل ترس ذہنی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک تو جنسی درندوں کے ظلم و ستم کے بعد ٹرامیٹائزڈ ہوتے ہیں، انصاف کی متلاشی ہوتے ہیں، لیکن جنسی زیادتی کا شکار خواتین کا اصل امتحان تو حادثے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر پولیس داد رسی نہیں کرتی، بات تک نہیں سنتی، FIR تک کا اندراج نہیں ہو پاتا، یہاں تک کہ FIR کے اندراج کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ معاشرہ شرمناک حد تک ایسے متاثرین کی
विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देता है। जिस पर पहले ही जुल्म ढाया गया होता है उसका कसूर निकालने के लिए अजीबोगरीब दलाइल दिए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, बजाय इसके कि जुल्म ढाने वाले से सवाल किया जाए। जिस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं उसी को कटहरे में खड़ा कर लिया जाता है। जिनसी ज्यादती का शिकार खवातीन और बच्चों की आखिरी उम्मीद इंसाफ फराहम करने वाले इदारे बिलखसूस पुलिस स्टेशन होते हैं, मगर यहाँ भी इन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता है। पुलिस स्टेशन में बैठे तफ्तीशियों के घटिया सवालात मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी करते हैं। खवातीन और बच्चियों से उनके निजी मुआमलात के साथ साथ जिस्मानी और नफ्सियाती वक़ार के मनाफी सवालात किए जाते हैं। ऐसे सवालात गढ़े जाते हैं जो अज़ियतनाक और तौहीन आमेज होते हैं। और हद तो यह है कि ऐसा इन केसेस में भी होता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं। वो केसेस जहां सारे मीडिया और सोशल मीडिया की नजरें जमी होती हैं, वहां पर भी मुतासरीन से ऐसे सवालात किए जाते हैं जो शायद इस टीवी स्क्रीन पर दोहराए भी नहीं जा सकते। जो मैं कह रही हूँ ये महज मफरूजा या इल्जाम नहीं है, हमारे सिस्टम की शर्मनाक हकीकत है। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई के इलाके में मदरसे के अंदर मुफ्ती शाह नवाज नामी मौलम के हाथों जिनसी ज्यादती का निशाना बनने वाली 16 साल तालिबा मुस्कान पुलिस के तफ्तीशी अफसरान के रवैये के खिलाफ फट पड़ी हैं। अपने वीडियो पैगाम में तालिबा ने इल्जाम आयद किया है कि आधी रात को थाने बुलाकर नाजेबा सवालात किए जा रहे हैं। तालिबा ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि थाना पीर बधाई पुलिस को दरखास्त दी, उल्टा तफ्तीशी अफसरान की जानिब से मुझसे उल्टे सीधे सवालात जो हैं वो शुरू कर दिए गए। पुलिस बजाय इसके कि मुल्जिम से सवाल करे, मुझसे सवालात के जवाबात पूछ रही है। ऐसे घटिया सवालात कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तालिबा का कहना है कि मुझसे घटिया सवालात करने वालों को खुद भी शर्म नहीं आ रही। उन्हें चाहिए कि जो सवालात मुल्जिम से किए जाने चाहिए उसी से ही करें। मुतासरा तालिबा का कहना था कि पुलिस वाले हम पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि रात को बुलाकर उल्टे सवाल किए जाते हैं। यही नहीं बल्कि तालिबा ने यह भी मौक़िफ़ दिया कि उसकी जान को भी खतरा है। तफ्तीश के बाद पुलिस वालों ने रात को घर तक आकर छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद चंद लोग हमारा पीछा करते करते घर तक आन पहुंचे। यही नहीं बल्कि तालिबा का वीडियो पैगाम में यह भी कहना था कि इस सारी वारदात में मुल्जिम के साथ मुल्जिमा भी पूरी तरह से शामिल थी। उसको ताहाल नहीं पकड़ा गया, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तालिबा की इस वीडियो के बाद CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस और SSP इन्वेस्टिगेशन गजनफर शाह समेत सीनियर अफसरान मुतासरा तालिबा के घर पहुंचे और ये वाज़ेह किया कि आइंदा मुतासरा तालिबा से सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो SP हेडक्वार्टर्स जुनैरा असफर SHO विमेन या लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो मुतासरा तालिबा की वालदा की मौजूदगी में ही करेंगी। बिलाशुबा ये एक बेहतर फैसला है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हवाले से भी मुतासरा तालिबा जो पहले ही ज़हनी अजियत में मुब्तला थी, इसे वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाने तक की ज़रूरत क्यों पेश आई? आखिर हमारा सिस्टम तमाम तर हुकूमती दावों और बड़े बड़े ऐलानात के बाद भी फाल अंदाज में काम क्यों नहीं करता? जिनसी ज्यादती के मुतासरीन पर दबाव क्यों डाला जाता है? आखिर क्यों पुलिस स्टेशन में बैठे तफ्तीशी अफसरान जिनसी ज्यादती का शिकार खवातीन से शर्मनाक और घटिया सवालात करते हैं? क्यों उनके जख्मों पर नमक छिड़का जाता है? इसी हवाले से जो है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जो है वो हमारे साथ तालिबा मुतासरा तालिबा मुस्कान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता है। क्यों घबरा रही हो? मुस्कान, मुझे ये बताएगा कि आपके साथ जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अजियतनाक है, लेकिन उसके बाद जैसे कि आपकी वीडियो सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस में आपके साथ जो मामला पेश आया वो शायद उससे भी ज़्यादा एक अजियतनाक किस्म की सूरत हाल है या बात है। मैं चाहूँगी कि आप वो बता सकें जो आपने एक्सपीरियंस किया या जिसकी वजह से आप इस वक्त ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं, ताकि असलियत जो है वो लोगों के सामने आ सके कि हो क्या रहा है। जी, मैं मदरसा जामिया अलबनात गुज़िश्ता 7 सालों से दीनी तालीम हासिल कर रही हूँ। मेरे वालिद साहब 7 साल पहले फौत हो चुके हैं। मैं यतीम हूँ और मेरी स्थानीय इशरत रहायशी वहाँ की, उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशान बनाया, ज्यादती करने की कोशिश की, मेरे साथ ज्यादती की। उन्होंने मौलवी साहब के साथ मिलकर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशान बनाया और मेरे साथ ज्यादती की और मुझे धमकियां दी और कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा, मेरे पास बम वगैरह का सामान है, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा।
सही। अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं कि ठीक है, ये तो जो आपके साथ हुआ, जो वाक़या पेश आया और जो तमाम सूरत हाल हुई, ये तो वो हो गया, लेकिन पुलिस जो है उससे आपको किस किस्म के मसाइल हैं? क्योंकि आपने अपनी वीडियो में ये कहा है कि आपसे जो है वो बड़े ही फिजूल किस्म के सवालात जो हैं वो किए जा रहे हैं और आप शायद कंफर्टेबल नहीं हैं इस इन्वेस्टिगेशन से। जी, उन्होंने सवाल जवाब मुझसे किए थे उल्टे सीधे, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा। सीपीओ वाले भी हमारे घर में आए थे, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने यकीन दिलाया, वादा किया कि आपको इंसाफ मिलेगा। उन्होंने बहुत हमें समझाया और कहा कि आपसे ये सवाल जवाब होते रहेंगे और होंगे भी, ये आपको सहना पड़ेगा और ये आपसे सवाल जवाब सिर्फ वो और अच्छा, यानी उन्होंने आपसे कहा कि ये सवाल जवाब तो होंगे आपसे और आपको सहना पड़ेगा। मुझे ये बताएगा कि एक तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि अगर वो सवाल जवाब से आप अनकंफर्टेबल हो रही हैं या वो बहुत फजूल नौयत के सवालात हैं, तो वो क्यों होते रहेंगे और वो क्यों सहना पड़ेगा? आप जो पहले सह चुकी हैं वो क्या कम है जो ये भी सहना पड़ेगा? फिर आपने ये भी कहा था कि आपको जो है वो काफ़ी ऑड टाइमिंग्स के ऊपर रात को बहुत लेट नाइट जो है वो बुलाया जाता है, ये भी आपकी एक शिकायत थी? जी, उन्होंने इस तरह भी कहा था कि आपसे ये उल्टे सवाल जवाब क्यों होंगे। उन्होंने कहा था कि ये आपको सहना पड़ेगा। मान लेती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो भी मैंने सहा, मैंने कोशिश की कि वो भी मैं कर सकूँ, सह सकूँ, वो भी मैंने सह दिया, लेकिन उन्होंने वादा किया और मुझे कहा कि आपको ये बातें इसलिए सहनी पड़ेंगी क्योंकि वो जो मौलवी साहब के साथ जो बंदे हैं जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये किसी और फलाने लड़के के साथ इसका चक्कर चल रहा होगा, उन्होंने इस तरह की धमकियां दी और उन्होंने इस तरह की बात। यानी आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश भी अब की जा रही है। अच्छा मुस्कान, मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ अफसरान कुछ पुलिस के आपके पास आया और उन्होंने जो है वो अब ये कहा है कि ख़वातीन पुलिस अफसरान जो हैं वो इसकी तफ्तीश करेंगी, तो इससे कुछ हौसला मिला आपको या अब आप मुतमईन हैं कि कम अज़ कम अगर कोई सवाल करने भी हैं और वो इतने नागुज़ीर हैं तो वो ख़वातीन कांस्टेबल्स अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है? जी, मैं मुतमईन हूँ कि मेरे साथ जो पुलिस की जो औरतें लेडीज हैं वो मुझसे सवाल जवाब करेंगी। ये मैं बहुत गुजारिश हूँ कि वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, उनके बगैर कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा। ये भी उन्होंने कहा था कि आज से सवाल जवाब और ये जो बयान लेंगे ये लेडीज ही देंगी सिर्फ। उन्होंने ये कहा था और कहा था कि ये आपके साथ आना जाना और हर कहीं जाएंगे, आपके लिए गाड़ी आएगी, ये वो उन्होंने। अच्छा मुस्कान, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप उस वक्त बड़ी तकलीफ और बड़े दुख में हमें नजर आई जब आपने वो वीडियो बनाई, यकीनन आप एक जहनी अजियत का शिकार होंगी जिसके बाद आपको ये जो हतमी कदम है ये उठाना पड़ा। मुझे बताएं कि किस किस्म के सवालात थे, किस नौयत के सवालात थे जिसकी वजह से आप इतनी जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, और ताकि पता चल सके कि इस तरह के केसेस में किस तरह के सवालात किए जाते हैं और वो नहीं होने चाहिए। उन्होंने मेरे कज़न के बारे में पूछा, मेरे जो कज़न है उनके नाम लिए, मुझसे पूछा कि आपकी में कितनी मतलब बात होती है, ऊंच नीच, फोन के जरिए बात होती है, मोबाइल के जरिए, मैसेज टैग, इस तरह सवालात किए मुझसे। उन पे उंगली उठाई जा रही थी, उनके बारे में मुझसे पूछा जा रहा था। उन्हें मैंने बताया कि हमारे खानदान में लड़कों के साथ उठना बैठना ये इस तरह के नहीं होता हमारे खानदान में। हम पठान कौम है और हमें बहुत गुस्से वाले हैं मेरे मामू, वो हमें इस तरह लड़कों के पास नहीं जाने देते, और ना ही मैं मोबाइल यूज करती हूँ, ना ही मुझे मैसेज करने आता है, और ना ही मैंने कभी मोबाइल उठाया है हाथ में। मेरे वालिदैन जो है वो मुझे मोबाइल से दूर रखते हैं और मोबाइल मुझे यूज ही नहीं करने देते। मोबाइल उठाने तो क्या, मुझे देखने नहीं देते मोबाइल। तो यानी आपको लगा कि आपकी जो है वो इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है जिसकी वजह से आपको जो है वो ठीक नौयत के नहीं लगे सवाल। अच्छा ये भी आपकी तरफ से जो है वो इस तरह की शिकायत भी मौसूल हुई जी कि पुलिस वाले जो हैं वो घर छोड़ने तक तो आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो हैं वो आपका पीछा कर रहे थे, तो किसी किस्म की क्या जो आपको इनसिक्योरिटी है या कोई धमकी भी मिल रही है कि आप अगर किसी केस को परसू करेंगी या कोई खतरा महसूस कर रही हैं? अगर इस तरीके से आपका घर तक पीछा हुआ है तो यकीनन आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी, ये बात भी है। गाड़ी में छोड़ने आए थे,
साथ में छोड़ने भी आते हैं घर में और उधर लेकर भी जाते हैं अपने पीछे। आज भी छोड़ने आए हैं। ठीक है, हाँ, वो तो पुलिस वाले थे ना। मुस्कान, मुझे ये बताएगा कि ये भी कहा गया आप लोगों की तरफ से कि कुछ और लोगों ने पीछा किया, हालांकि पुलिस वाले साथ थे लेकिन फिर भी कुछ लोग घर तक पीछा करते रहे। जी, मौलवी ने पीछा किया। एक मौलवी था, वो हमारे पीछे पीछे गाड़ी के पीछे आता रहा, हमारा पीछा कर रहा था। सही। अच्छा, एक खातून का नाम भी आपने वीडियो में लिया है, मुझे ये बताएं कि वो क्या स्टेटस है अभी, क्या उसकी गिरफ्तारी हो गई है और किस तरीके से आप ये कह रही हैं कि उसने सहूलतकारी फराहम की? उन्हें बेल करवाया, उन्हें बेल हो चुकी है। वो वैसे आज शामिल हुई थी, आज बयान उनसे लिया गया था, उन्हें बेल हो चुकी है। वो पूरे मौलवी साहब के साथ मिली हुई थी। किस तरह से सहूलतकारी की? आपके साथ जो हुआ उसमें क्या सहूलतकारी थी उनकी, या किस तरीके से वो उस जुल्म में शामिल थी? उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशान बनाया। उन्होंने कारी साहब के साथ मिलकर कमरे तक लेकर गई, मेरे साथ गलत काम होता रहा। वो उधर बैठी चुपचाप देख रही थी। उन्होंने मुझे खाना पीना कुछ न दिया, 2 दिन कमरे में कैद रखा और मुझे कावे पे जोर दिया हुआ था, जिसके जरिए निशावर चीज मुझे पिलाई जा रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी, उल्टियां हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और मैं बेहोश हो जाती थी। और मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत खराब थी और मैं निढाल थी उस टाइम बिल्कुल। सही है, यानी आप ये कह रही हैं कि जिस कमरे में आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया या ज्यादती करने की कोशिश की गई, वहां तक भी वही खातून आपको लेकर गई थी? जी बिल्कुल। सही। और भी लड़कियां हैं मदरसे में जिनके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो या रिपोर्ट ना हुआ हो, या फिर किसी और लड़की ने आपसे कहा हो कि वो इस तरह का खतरा महसूस कर रही है? 2 वाक़यात इस तरह के पहले भी हो चुके हैं। एक लड़की की बेटी पैदा हुई थी उससे जामिया के अंदर। एक लड़की की बेटी पैदा हुई थी, वो गांव की रहने वाली थी। उसकी जब बेटी पैदा हुई, उसके घर से भी आए कहने के लिए कि मेरी बेटी उसकी बेटी पैदा हुई है। यहाँ से ही तबीयत उसकी खराब हुई थी। अच्छा। जामिया से वो भी रिहाइश पे पड़ती थी। फिर उनके घर वाले आए, वो गरीब थे, गांव के रहने वाले थे। आपी जान, वो मौलवी साहब की बीवी। बहुत शुक्रिया मुस्कान, इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आप इस तरीके से अपने लिए इंसाफ की कोशिश कर रही हैं। वीडियो भी हमने आपकी देखी और इस तरीके से मीडिया पर आकर भी आप बात करने की कोशिश कर रही हैं और आप चाह रही हैं कि आपको जो है वो इंसाफ मिले। वी होप, हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो इंसाफ किसी तरीके से मिल सके और जो जुल्म आपके साथ हुआ है उसको करने वाले अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन के साथ ये जो वाक़यात पैदर पे पेश आ रहे हैं और ख़वातीन हम देख रहे हैं कि अपने आप को बहुत गैर महसूस करना शुरू हो गई हैं। इनमें तो हर रोज़, हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो अगर इजाफ़ा कहें तो वो होता चला जा रहा है। घर, गली, मोहल्ला, स्कूल, मदरसा, हत्ता के जो ख़वातीन हैं सड़कों पर भी उनकी बेखुरमती हो रही है, सड़कों पर भी वो उस तरीके से महफूज नहीं है। आज आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो है वो इसके ऊपर बात की है और उन्होंने भी कहा है कि जिनसी ज़्यादती और हालिया वाक़यात जो हैं वो शर्मनाक हैं। और मीनार पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर जो स्पेसिफिकली वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा है कि इसकी वजह बच्चों की दुरुस्त तरबियत ना होना है, जबकि कुछ मनफी हिस्सा मोबाइल फ़ोन का भी है। क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुन लेते हैं। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों को तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीजें बच्चों को अब मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। बच्चों की तरबियत करें, ये सब तो ठीक है, मगर ख़वातीन के साथ जो लर्ज़ाखेज़ किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं उनका तो थमने का सिलसिला जो है वो नहीं हो रहा कि किसी तौर वो थम जाएं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा वो आपने सुन लिया। उसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कहा जी कि कमेटी तश्कील दे दी जाएगी और इसके ऊपर तो जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी एक बहस होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि कमेटी तश्कील देने से, ये बहसें शहसें करने से
اور अगर उसके बाद फिर हम कोई कानून बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं तो क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा? क्या इस तरीके से जिस तरह से इज्जत पामाल की जा रही है सड़कों के ऊपर खवातीन की, क्या वो सिलसिला रुक जाएगा? अच्छा, ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ फिर ये हो रहा है कि ये जिन लोगों ने इंसाफ का एक कंट्रोल या फिर लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात ना पेश आए, वो जिन लोगों के हाथ में है चीज़ें, वहाँ पर भी जो है मसला है खराबी। जी, मैं पुलिस की तरफ इशारा कर रही हूँ, जिसका हमने प्रोग्राम में पहले जिक्र भी किया है कि किस तरीके से जो मुतासरीन हैं उन्हीं के ऊपर उल्टा दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग जो है मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार करें, अब 3 को निकाल दें, 2 को रख लें और जो है और फिर इवेंचुअली जो है वो मुकदमा वापस ले लें। इस तरह के दबाव भी जो है वो डाले जाते हैं। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई संजीदगी है? क्या हम वाकई संजीदा हैं इस तरह के मसलों को हल करने के लिए? और क्या कानून जो है वो किसी तौर भी प्रोटेक्शन देता है मुतासरीन को? इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी बैरिस्टर वकास तबरेज़ खान, कानूनी माहिर हैं और इस तरह के इशूज़ के ऊपर जो है वो काम करते हैं। बहुत शुक्रिया वकास प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वकास, मुझे ये बताएगा कि हमारे क्या रवैये संजीदा हैं? ये जिस तरह की चीज़ें हम होती भी देख रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में खातून को जो है वो बेलिबास किया जाता है और उसके बाद फिर पुलिस जिस तरीके से उस मामले को डील कर रही है वो भी हमारे सामने है। फिर हम देख रहे हैं कि मदरसे की तालबा के साथ ज्यादती होती है, उसको भी जो है वो आना पड़ता है सामने और ये कहना पड़ता है कि जी कि किस किस्म की तफ्तीश मेरे साथ की जा रही है। पुलिस अफसरान या तफ्तीशी जो है वो मेरे से इतने घटिया किस्म के सवालात करते हैं कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो ये तो एक हादसा गुजरने के बाद फिर एक नए हादसे का शिकार लोग हो जाते हैं। तो क्या है, कानून में किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन भी देता है या नहीं हमारा कानून मुतासरीन को? देखिए, सबसे पहले आयशा मैं कहना चाहूंगा कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक, कि चाहतों की रगे को रेदे, हवस की सुही लहू बशर का हसी गाजा बने हुए है, कोई मसीह इधर भी देखे कोई तो चारा गरीक उतरे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो पुलिस का किरदार है, बजाय इसके कि ये वो कि जो इनके पास आते हैं थानों के अंदर FIR का अंदराज करवाने में या इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन के प्रोसेस को ज्वाइन करने के बजाय इसके कि ये उनकी दादरसी करे, उनके जख्मों पे ये नमक छिड़कते हैं, बजाय इसके कि उनके जख्मों पे ये मरहम रखें। और जो इसका किरदार है, मैं बिल्कुल कहूँगा आयशा, जो जिस तरह आपने पहले पार्ट में भी बात की, तलबा के साथ भी बात की, पुलिस अफसरान के साथ भी बात की, कि हमारे माशरे का ये अलमिया है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो मुहाफिज हैं वो लुटेरे बन चुके हैं, जो चौकीदार थे वो चोर बन चुके हैं, जो रहबर हैं वो जहरजन बन चुके हैं। और ये बच्चियां जो कि अपनी बच्ची कुछ इज्जत लेके थानों की तरफ रुख करती हैं, इनके साथ वहां पे बड़ा सौतेली माँ से भी बदतर सलूक किया जाता है। ये रियलिटी है जो हमारी प्रैक्टिस के अंदर मिलती है। बहुत कम ऐसे अफसरान हैं कि जो कि सॉफ्ट हैंड के साथ या बिग हैंड के साथ इन लोगों के साथ चलते हैं, कोऑपरेशन करते हैं इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन में, क्वालिटेटिव पीस ऑफ। अच्छा वकास, अगर हम स्पेसिफिकली ये रावलपिंडी वाले केस की बात करें जिसमें तालिबा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई, मुझे ये बताएगा कि ये आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई कि तालिबा को आकर जो है वो पैगाम रिकॉर्ड कराना पड़ा कि जी बड़ी ही अनकंफर्टेबल किस्म की और बड़े घटिया किस्म के सवाल जो हैं वो मेरे से हो रहे हैं? क्या कानून में इस तरह का कोई पहले से डिफाइंड नहीं है ये चीज़ कि एक बच्ची है, एक खातून है, तो अगर उसे कोई तफ्तीश करेगा या इस तरह के सवाल पूछने नागुज़ीर भी हैं तो कोई खातून कांस्टेबल करेगी, क्यों जो है वो आकर उसको ये मुद्दा बयान करना पड़ा, ये रोना पड़ा और उसके बाद फिर जो इंतजामात हैं ये किए गए? आयशा, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। 2013 के अंदर इस हवाले से SOPs एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी बच्ची के साथ, किसी खतून के साथ ज्यादती का कोई केस पेश आता है तो खतून ऑफिसर ही उसकी इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन और उसको हर तरीके से कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेगी ताकि वो बेहतर तरीके से तफ्तीश को ज्वाइन कर सके। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि जिस तरह ये तालिबा ने भी ये स्टेटमेंट दी, ये तो एक स्टेटमेंट जो है मंजर आम पे आई, लेकिन बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बहनें जो है वो ना मीडिया पे आती हैं, ना वो किसी सोशल मीडिया पे आकर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाती हैं और इसी तरह वो जुल्म तादी की चक्की नहीं। तो फिर पॉइंट तो वही है ना, वकास आपने कहा कि ये जो है इस हवाले से मौजूद है कानून में कि जब कोई लड़की इस तरह से शिकार होगी इस तरह के किसी जुल्म का तो उससे इस तरह से खातून कांस्टेबल आकर तफ्तीश करेगी, लेकिन मौजूद है, लेकिन वो प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रही। इसी तरह से हमारे यहाँ कानून मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये कितना ज्यादा एक खौफनाक किस्म का रुझान है और ये कितनी बड़ी वजह है कि जराइम इतनी तेजी से बढ़ते हुए हम देख रहे हैं इस तरह की? यही सबसे बड़ी वजह है। जब तक आप सजाओं की इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट को यकीनी नहीं बनाएंगे तब तक ये जुर्म नहीं रुकेगा।
जिस केस के अंदर चीफ मिनिस्टर को, आईजी को, ये प्राइम मिनिस्टर को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना पड़ जाए, तो मैं ये समझता हूँ दिस इज इंटायर कोलैप्स ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि आपका सिस्टम तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। जो भी विक्टिम आपके पास आता है, मजलूम आपके पास आता है, आप उसको असिस्ट। लेकिन आपने देखा कि इस पाकिस्तान के अंदर मोटरवे जैसा एक बहुत बड़ा सानिया वकूफ पजीर हुआ आज से 9 महीने पहले। अक्टूबर में ये पेश आया, 22 मार्च 2021 के अंदर इसका फैसला भी सुनाया गया। लेकिन हमारे जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इतने ज्यादा सुकम है, लैचेस हैं, इतनी ज्यादा ताहीर कर दी जाती है कि अभी तक वो सजा जो है एग्जीक्यूशन पे नहीं डाली जा सकी। सजा की एग्जीक्यूशन तो दूर की बात, उसकी अपील अभी तक हाई कोर्ट के अंदर जो है हेयरिंग सेट नहीं की गई। ये तो वो फ्लॉज हैं, ये तो वो डिफेक्ट्स हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के, जिनके बारे में खान साहब जो है कंटेनर पे खड़े होकर सही, बिल्कुल यही वो फ्लॉज है जिसकी वजह से एक जब सजा मौजूद तो है लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो यकीनन जुर्म करने वाले के दिल में वो खौफ को जो है वो कम करता है या खत्म करता है, जिसकी वजह से जराइम जो है वो बढ़ते। बहुत शुक्रिया वकास तबरेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़।